हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। ना शुरू करें आप सभी लोग, आपकी क्लास शुरू हो गई है। बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ क्लास स्टार्ट है। फटाफट जुड़ने का प्रयास करें। हाँ, क्लास आपकी लाइव हो चुकी है, जुड़ जाएं आप सभी लोग। चलिए जुड़े। हाँ, आज हम लोग इस सीरीज के अंतर्गत कौटिल्य पढ़ने वाले हैं और कौटिल्य के संबंध में अगर हम बात करें तो भारतीय राजनीतिक विचारक PSIR के सेगमेंट में हम लोग कौटिल्य को पढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एथिक्स में, तो एथिक्स में 5वें यूनिट में स्पेशली हम लोग कौटिल्य को पढ़ते हैं थिंकर्स के रूप में। जैसे महान दार्शनिक की बात हम कर रहे हैं तो उस महान दार्शनिकों के विचारों में हम लोग कौटिल्य को पढ़ते हैं। और कौटिल्य की अगर हम बात करें तो सबसे व्यवस्थित, अगर राजशास्त्र के बारे में, प्रशासन के बारे में विस्तार से किसी ने सबसे पहले चर्चा की है तो वो कौटिल्य हैं। वो कौटिल्य हैं, ध्यान रखिएगा, वो कौटिल्य हैं। मैं भी आपके साथ जुड़ जाऊं, है ना, मैं भी आपके साथ जुड़ जाऊं। मैं देख पा रहा हूं कि क्लास जो है वो लाइव हो चुकी है और आवाज़ भी मेरी आ रही है। बढ़िया, मैंने देख लिया है। ठीक है, चलिए। तो अगर हम कौटिल्य की बात करें कि कौटिल्य को हम किस रूप में जानते हैं, किस रूप में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले ये सीरीज ही है कि हम कैसे PSIR के टॉपिक को पढ़ेंगे और उसका हमारा GS में पूरी तरीके से योगदान मिलेगा। तो ऐसे में अगर हम कौटिल्य की बात करें तो इनको 3 नामों से हम लोग जानते हैं। इन्हें कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, इन्हें विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है और साथ ही साथ इन्हें चाणक्य के नाम से भी आप जानते हैं। कौटिल्य को देखिए चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। भारत के प्राचीन महान राजनीतिक विचारक और अर्थशास्त्री, राजशास्त्री के रूप में हम इसको जानते हैं। इनकी प्रमुख रचना जो है वो अर्थशास्त्र है, जो कि भारतीय शासन, अर्थव्यवस्था और कूटनीति पर लिखी गई अब तक की सबसे प्रासंगिक ग्रंथों में से एक माना जाता है। आज भी आधुनिक शासन व्यवस्था में भी कौटिल्य के नीति की, चाणक्य नीति की बात होती है। आज भी जब भी कोई व्यक्ति किसी प्रशासन को बड़े मजबूत रूप से, किसी राज्य को बड़ा स्थिर और सुरक्षित रूप से संचालित करता है तो कहा जाता है कि उसको संचालित करने वाला कोई न कोई चाणक्य होगा। हर एक परिस्थिति के लिए एक दूसरा प्लान और उस परिस्थिति के लिए एक तीसरा प्लान हमेशा से चाणक्य के पास तैयार रहता था। आज जब दुनिया पूरी तरीके से गुप्तचरों की एक बहुत बड़ी व्यवस्था पे काम करती है, जैसे जिसे हम अपनी खुफिया एजेंसी कहते हैं, भारत के लिए एक्सटर्नल रूप से रॉ काम करती है, इंटरनल के लिए IB काम करती है। ऐसे ही आप अमेरिका में या आप इजराइल में या रूस की ऐसे बड़ी खतरनाक जो खुफिया एजेंसी हैं, उनके नाम आपने सुन रखे हैं। उन खुफिया एजेंसियों के जन्मदाता के रूप में भी हम कौटिल्य को जानते हैं। गुप्तचर व्यवस्था, वो भी कई पद सोपानिक गुप्तचर व्यवस्था, ये कौटिल्य की देन है। आइए कौटिल्य के विचारों को देखते हैं और उसको PSIR में हम कैसे पढ़ेंगे और एथिक्स में हम कैसे पढ़ेंगे उसकी बात करते हैं। ध्यान रखिए, ये जो क्लास आपकी होती है ये PSIR ऑप्शनल के तरफ आपको आमंत्रित करने से संबंधित होता है और हम उम्मीद करते हैं कि आप PSIR ऑप्शनल विषय से जुड़ेंगे तो एक महत्वपूर्ण GSB का जो सेगमेंट है वो आपका तैयार हो जाएगा, जिससे आपको अपने विषय को समझने में, साथ ही साथ GS के उन टॉपिक को हल्का करने में, छोटा करने में, प्रभावी पकड़ बनाने में ये काम आएगा। और एवरेज मार्किंग अच्छी है ही है। विषय में इंटरेस्ट, मनुष्य जन्मजात राजनीतिक प्राणी होता है। आप राजनीति में इंटरेस्ट नहीं रखते, इसका मतलब ये नहीं है कि राजनीति आप में इंटरेस्ट नहीं रखेगी। इसलिए मजबूरी है कि राजनीति में रुचि रखिए और राजनीति विज्ञान के साथ आइए, तो आप एक बेहतर ऑप्शनल का चुनाव आपने किया है, ये थोड़े तैयारी के बाद आपको समझ में आने लगता है। कौटिल्य ने राज्य और शासन का उद्देश्य क्या है? तो कौटिल्य ने राज्य को प्रजा की भलाई के लिए, उनकी सुरक्षा के साधन के रूप में माना। और राजा का मुख्य कार्य क्या है? प्रजा का सुख, समृद्धि सुनिश्चित करना, अर्थात प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। ये वाली बात बहुत महत्वपूर्ण और बहुत समीचीन प्रतीत होती है। प्रजा का हित राजा का हित है। एथिक्स में भी अगर हम बात करें तो शासक, प्रशासक जो भी हैं
उनका कर्तव्य है कि वो लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण को सुनिश्चित करें, क्योंकि लोगों के कल्याण से ही उनका खुद का अपना अस्तित्व है। उनकी खुद की उपयोगिता, प्रशासकों की उपयोगिता तब है जब वो जब वो जनता के कल्याण के काम आए। अगर वो जनता के कल्याण के काम ही नहीं आ रहे तो मतलब क्या है? जनता से जो हम टैक्स वसूलते हैं, सरकारें जो टैक्स लेती हैं, जिनसे सरकारें चलती हैं, तो उसके बदले कुछ इंटरनल कमिटमेंट है कि हम लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के विकास के लिए जो उचित व्यवस्था होगी उसको हम करेंगे। और एक तरीके से यही कर्तव्य शासकों की नैतिकता डिसाइड करती है। अतः कर्तव्य निष्ठा की बात हम करें तो वो यहाँ से हमें दिखाई पड़ता है। सिविल सेवा के प्रति समर्पण का भाव भी यहीं से दिखाई देता है। वैधता खुद सिविल सेवकों की यहीं से दिखाई देती है, और जो सिविल सेवक ज़्यादा मोरल होता है उसकी वैधता और ज़्यादा बेहतर होने लगती है। तो इसलिए एथिक्स में भी हम इसको पढ़ते हैं और हम इसको PSIR में भी पढ़ते हैं। दंड नीति और न्याय की बात करें तो कौटिल्य ने दंड को शासन का सबसे बड़ा आधार और मस्तिष्क माना, जो व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजा के रूप में खुद स्थापित होता है। दंड ही राजा है, या राजा का मुख्य उद्देश्य दंड के माध्यम से शांति व्यवस्था और सभी चीज़ों को सही रखना है। दंड इसलिए भी जरूरी है क्योंकि संतुलित दंड बड़ा जरूरी है, जिसमें प्रजा में भय और विश्वास दोनों बना रहे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि दंड बहुत संतुलित हो। दंड के बिना राज्य की रक्षा नहीं हो सकती, दंड ही राजा है, ऐसा कौटिल्य का अपना कथन है। एथिक्स में भी अगर दंड की नैतिकता की बात करें तो क्या दंड का उद्देश्य सुधारात्मक होना चाहिए या केवल प्रतिशोधात्मक होना चाहिए? तो कौटिल्य में भी आप पाएंगे कि दंड का जो उद्देश्य है वो सुधारात्मक और प्रतीकात्मक होना चाहिए, प्रतिकारात्मक और शोधात्मक नहीं। तो ये वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। कूटनीति और मंडल सिद्धांत। आज जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हमें अपने संबंधों को कैसे मेंटेन करना है, कैसे अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संचालित करना है, इस बात को अगर आप एक व्यवस्थित सिद्धांत के रूप में देखना चाहें तो आप कौटिल्य के मंडल सिद्धांत को देख सकते हैं। मंडल सिद्धांत को देख सकते हैं जिसमें विजिगीषु राज्य है, मध्यम जो राज्य है, उदासीन जो राज्य है, शत्रु जो राज्य है, इन राज्यों का एक क्रम बनाते हैं और इनकी संख्या और इनसे संबंधों को कैसे मेंटेन करना है इस बात को पूरा बताते हैं। मतलब इतना वैज्ञानिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो व्यवस्था है वो कहीं नहीं देखने को मिलती। वो देखने को मिलती है कहाँ? कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में। कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत में, जिसमें राज्य के पड़ोसी राज्यों के साथ संबंधों को स्थापित करने की बात की, मित्र राज्य, शत्रु राज्य, तटस्थ राज्य, मध्यम राज्य, विजिगीषु राज्य, ऐसे ये व्यवस्था बनाते हैं। तो क्या रणनीति होनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हमें कैसे यथार्थवादी रणनीति अपनाना चाहिए, जो मुख्यतः कूटनीति का भी आधार है, वो हमें कौटिल्य से देखने को मिलता है। वर्तमान की जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, जो वर्तमान में हमारी विदेश नीति है, वो कहा जाता है कि वो ज़्यादा यथार्थवादी है। हम आज कौटिल्य के यथार्थवादी विदेश नीति पे आगे बढ़ रहे हैं। आज हम जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा होता है और रूस को कमज़ोर करने के लिए पूरा यूरोप जब वहाँ से एनर्जी के लिए जो गैस है और तेल लेना बंद करता है, तो रूस के साथ हम वास्तविक मित्रता निभाते हुए हम बड़ी संख्या में, वो भी क्रेडिट में, सस्ते दामों में रूस से तेल ले आते हैं। दो फायदे निकले हमारे। एक तो हमारी खुद की अपना राष्ट्रीय हित जो ऊर्जा संकट का बनता है उसको हमने 2-3 सालों के लिए सुरक्षित कर लिया, और दूसरा रूस जो हमारा सदा से अक्सर हमारा मित्र रहा है, हर हमारे संकट में हमने उसके साथ मित्रता भी निभा दी। तो दो चीज़ें, राष्ट्रीय हितों को भी हमने साध्य कर लिया, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कौटिल्य की बात है। ये राज्य को राष्ट्रीय हितों की ही बात करते हैं। ये राज्य के हित के लिए, राज्य की शांति सुरक्षा के लिए साम दाम दंड भेद किसी भी साधन को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं, बशर्ते उनकी जो पसंद है वो सबसे पहले साम होना चाहिए। साम से काम ना चले तो दाम, दाम से काम ना चले तो दंड, और दंड से काम ना चले तो भेद। तो भारत के लिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पे यथार्थवादी विदेश नीति है, उस संबंध में बड़ी प्रासंगिकता है कौटिल्य के इस कूटनीति और मंडल सिद्धांत का। अगर हम एथिक्स की बात करेंगे तो एथिक्स में भी कूटनीति में नैतिकता से संबंधित क्या शक्ति और धोखे का प्रयोग नैतिक रूप से उचित माना जाएगा, इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है। और मैकियावेली के विचारों से हम तुलना करते हैं, क्योंकि मैकियावेली हो या कौटिल्य हो, ये दोनों परिणामवादी हैं।
ये दोनों साधनों को ज़्यादा महत्व नहीं देते, साध्य की बात करते हैं, परिणाम की बात करते हैं, तो वो हम देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं। इस सूचना के रूप में आप देखेंगे तो फाउंडेशन बैच जो जीएस का है वो शुरू हो रहा है, हमारा शुरू हो चुका है, और उसमें एडमिशन लेने की अंतिम जो तिथि है वो 15 मई है। ये बैच इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2026 के लिए अब समय बड़ी तेज़ी से निकलता जा रहा है, और अब अगर आप लेट करते हैं 26 के लिए तो ऐसी दशा में आपको फिर बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी तैयार करनी होगी, और उसके लिए एक्स्ट्रा बर्डन आपके ऊपर आएगा। फिर जो शांति से जो आप चीज़ें तैयार कर पाते हैं, रिवीजन कर पाते हैं, फिर वो थोड़ा सा सही नहीं रहेगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस बैच के साथ 26 तैयार कर रहे हैं तो जुड़ जाना चाहिए। ये बैच खास क्यों है? खास इसलिए है क्योंकि इसमें प्रीलिम्स और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। अब तक स्टडी आईक्यू आपको केवल मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम देता था, जिसके अंतर्गत आप जब प्री पास करते थे तो आपको स्टडी आईक्यू दिल्ली में अपने वेन्यू में बुला के फ्री में रहना खाना और पूरी तैयारी मेंस की कराता था। अभी प्रीलिम्स का भी रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, जैसे आप अभी ज्वाइन करते हैं और अभी से आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ अगर सारे टेस्ट में आप पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें एक मानक से अच्छा प्रदर्शन आपका रहता है टेस्टों में, इंटरनल टेस्टों में, तो आपको प्रारंभिक परीक्षा से 2 महीना पहले 3 महीना पहले आपको दिल्ली बुला लिया जाएगा, और आपका रहना खाना सब और प्रीलिम्स की पूरी तैयारी ऑफलाइन मॉडल में फैकल्टी के मार्गदर्शन में आपकी कराई जाएगी, जिससे आप प्रारंभिक परीक्षा भी सुनिश्चित हो। हिंदी माध्यम की सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि प्रारंभिक परीक्षा में कम बच्चे पास होते हैं, फिर मेंस में तो आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा आपकी सबसे बड़ी जो है वो प्रॉब्लम बन जाती है। तो उस समस्या को देखते हुए प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी है, तो आपकी तैयारी में भी एक उत्साह आ जाएगा। जब आप प्रारंभिक परीक्षा के नज़दीक आप दिल्ली जाएंगे और सारी जिम्मेदारी स्टडी आईक्यू निभाएगा तो मजबूत तैयारी होगी। इसलिए इस बैच के साथ आप आइए। इस बैच में एक और खासियत है कि मासिक टेस्ट होते हैं, वो ये मासिक टेस्ट उन्हीं बच्चों के होते हैं जो बैच में होते हैं, और उनमें जो प्रथम स्थान लाता है 11,000 रुपये का नगद इनाम मिलता है। तो हमें लगता है कि सारा फीस तो यहीं आप रिफंड करा लोगे अच्छी पढ़ाई करके, और जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो पूरी फीस आपको वैसे ही रिफंड दे दी जाती है। इंटरव्यू गाइडेंस सही है। इवनिंग बैच है मई का, 15 तारीख लास्ट डेट है। देखिए 15 मई लास्ट डेट है, और इसमें अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा, स्टडी आईक्यू के ऐप पे जाना है या स्टडी आईक्यू के वेबसाइट पे जाना है, और वहाँ जाके आपको एपी लाइव कोड ये आपको उसमें डालना है। एपी लाइव कोड जो है वो आपको डालना है, और जैसे ही आप एपी लाइव कोड डालेंगे आपकी फीस 31,999 हो जाएगी, आप जुड़ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझे ऑप्शनल चाहिए, ऑप्शनल का मुझे जो है बैच लेना है, वो कब से तैयार हो रहा है, कब से शुरू हो रहा है, तो ऑप्शनल का बिल्कुल नया बैच जो प्योर नया बैच है वो शुरू हो रहा है अभी परसों से। परसों का मतलब है कि एक दिन की और क्लासेस बची हैं, उसके बाद आईआर की, उसके बाद वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से बिल्कुल शुरू से शुरू हो रहा है। हालांकि इस बैच के साथ एडमिशन लेने की अंतिम तिथि 14 मई है, लेकिन 14 मई तक आपकी 5, 7, 8 कक्षाएं छूट चुकी होंगी, 5, 6 कक्षाएं तो छूट चुकी होंगी, फिर उसको आपको रिकॉर्डेड देखना होगा। तो ऐसा क्यों, अभी भी आप एडमिशन ले सकते हैं, एडमिशन चल रहा है। अंतिम तिथि 14 मई है, स्टार्ट डेट 14 मई नहीं है, अंतिम तिथि 14 मई है। ओरिएंटेशन केवल हुआ है, इसलिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि अभी तक अगर आपने बैच नहीं लिया है और अब आप सोच रहे हैं कोई अगला बैच लेंगे क्योंकि शुरू से शुरू करेंगे, तो हमें लगता है कि बिल्कुल भी आपको देर नहीं करनी है ना। 7 तारीख तक आप अपना ये एडमिशन ले लीजिए। आपको फ्रेश बैच स्टार्टिंग से वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, पश्चिमी राजनीतिक विचारक से ये शुरू होगा, तो वहां से आप शुरू कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप जुड़ेंगे। एडमिशन की लास्ट डेट 24 मई है, लेकिन इसके पहले आप आज कल में ही अपना एडमिशन डन करेंगे। 14,999 रुपये आपको फी पड़ेगी। एपी लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तब। स्टडी आईक्यू के ऐप पे जाना है, स्टडी आईक्यू के वेबसाइट पे जाना है, और वहां से जाके आप ये बैच परचेज कर सकते हैं। किसी तरीके की कोई दिक्कत समस्या हो, आप नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, बैच पे सीधे पहुंचने के लिए लिंक दिए गए हैं। एक बार थोड़ा नीचे जाके आप देखिएगा तो आपको सारी समस्याओं का जो वन स्टॉप सोल्यूशन है वो यहीं पर आपके पास है। वापस से चलते हैं अपने विषय पे। कूटनीति के बाद की बात करेंगे तो अर्थव्यवस्था और राज्य की बात है। तो कौटिल्य ने अर्थव्यवस्था को राज्य की शक्ति का आधार माना। उन्होंने माना कि ये जो प्रसन्नता है, ये जो मुख है, ये असल में कोष है।
और कोष का बड़ा महत्व है। और कोष जुड़ता किससे है? तो विभिन्न प्रकार के कर संग्रह है, व्यापार है, संसाधन प्रबंधन है, इन सारी चीज़ों पर कौटिल्य बहुत क्रमबद्ध रूप से जोड़ देते हैं और कहते हैं कि यही जो कोष है, यही जो खजाना है, यही राज्य की रीढ़ है और यही प्रसन्नता का आधार है। तो मुख को जो है वो प्रसन्नता के आधार के रूप में कोष को दिखाते हैं। एथिक्स में भी बात करें तो आर्थिक न्याय की बात जब हम करते हैं, संसाधनों के वितरण की बात करते हैं, लोक सेवाओं का उचित वितरण की जब हम बात करते हैं, सार्वजनिक वित्त के सदुपयोग की जब हम बात करते हैं, तो तब हम कौटिल्य के विचारों को वहाँ देख रहे होते हैं। गुप्तचर व्यवस्था हमने बताया, शुरुआत करते ही हमने इसी पे बात की। कौटिल्य गुप्तचरों के शासन के सबसे महत्वपूर्ण अंग के रूप में मानते हैं, जो आंतरिक और बाहरी खतरों पर नजर रखते हैं और विशेषकर राज्य की सुरक्षा और उससे जुड़े रणनीति पर सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था लगाते हैं। गुप्तचरों के राजा के कान और आंखों के रूप में देखने की बात की गई है। ये जो गुप्तचर है, ये आंख और कान है, ये देखते हैं कि क्या सही हो रहा है क्या और क्या गलत हमारे लिए बन रहा है, तो उस पे ये। और गुप्तचर व्यवस्था में इन्होंने सबको, हर तरीके के लोगों को शामिल किया। भिक्षुणी गुप्तचर व्यवस्था में अलग अलग कैटेगरी बनाई। भिक्षुणी की कैटेगरी अलग बनाया इन्होंने, भिक्षु की कैटेगरी अलग बनाया इन्होंने, साधु संतों की कैटेगरी अलग बनाया इन्होंने, किसानों की कैटेगरी अलग बनाया, मजदूरों की कैटेगरी अलग बनाई, है ना, रईस लोगों की कैटेगरी अलग बनाई, 20 कन्याओं की कैटेगरी अलग बनाई। इस तरीके से महिला पुरुष सबको और कई सारे कैटेगरी में इन्होंने गुप्तचर व्यवस्था को डाला। एक गुप्तचर के ऊपर भी दूसरा गुप्तचर कि किसी तरीके का जो है वो गलत सूचना के आधार पर हम गलत निर्णय न ले, इस तरीके की बड़ी व्यवहारिक जो व्यवस्था थी वो इनके द्वारा की गई। एथिक्स में इसकी बात करेंगे तो निगरानी और गोपनीयता, जो कि नैतिकता का बड़ा आधार है हमारे संसदीय शासन व्यवस्था में, उससे ये जुड़ता है। जब एक सवाल आता है कि क्या किसी की जासूसी नैतिक रूप से सही है या गलत है, तब फिर इसकी बात हम यहाँ पर देखते हैं, इसकी बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। सप्तांग सिद्धांत, जिस तरीके से मनु का सप्तांग सिद्धांत है, ठीक उसी तरीके से कौटिल्य का भी सप्तांग सिद्धांत है। और सातों अंगों की लगभग व्यवस्था समानता लगभग एक जैसी है। बस इनका जो दूसरा अंग है सप्तांग सिद्धांत में, जो मंत्री परिषद है, उसकी एक बहुत बड़ा विस्तारित व्यवस्था है, जो मनु में थोड़ा कम पाया जाता है, कौटिल्य में थोड़ा ज्यादा पाया जाता है। सप्तांग के रूप में स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र, इनसे मिलकर जो है वो सप्तांग सिद्धांत बनता है। और इस सप्तांग को शरीर से आंगिक रूप से, जैविक रूप से अगर तुलना करें तो मस्तिष्क के रूप में, कान के रूप में, आंख के रूप में, मुख के रूप में, है ना, मुख के रूप में, जंघाओं के रूप में, भुजाओं के रूप में देखने को मिलता है, जो तुलना की जाती है। इसी तरीके से एथिक्स की में बात करें तो शासन में संतुलन और नैतिकता किस तरीके से स्थापित हो और नैतिक शासन का आधार क्या हो, उसको हम जोड़ के यहाँ पर देख सकते हैं। अब इस तरीके से अगर हम बात करें तो व्यवहारिकता और नैतिकता की भी बात हमें देखने को मिलती है। तो कौटिल्य ने शासन में व्यवहारिकता की बात की और इस पर बड़ा जोर दिया। नैतिकता से अधिक राज्य की स्थिरता और शक्ति जरूरी है, अर्थात जहाँ पे नैतिकता का पालन करने मात्र से शासन व्यवस्था का कोई अंग असंतुलित होता है या शासन व्यवस्था अस्थिर होती है, तो वहाँ पर नैतिकता को नहीं, व्यवहारिकता को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये विचार कौटिल्य का है। और ठीक इसी तरीके का विचार मैकियावेली का भी है। राज्य के द्वारा नैतिकता स्थापित की जाती है, राज्य नैतिकता का जन्मदाता है, इसलिए राज्य नैतिकता से बंधा नहीं है, राज्य नैतिकता निरपेक्ष है, राज्य जो करे वो नैतिकता है, इसलिए राज्य के क्रियाकलापों के नैतिक मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है। इस बात पे मैकियावेली भी तैयार है और इसी बात को कौटिल्य भी मानते हैं। अतः व्यवहारिकता और नैतिकता में सबसे प्राथमिकता अगर देनी हो तो हमें तब तक नैतिकता को देनी चाहिए जब तक नैतिकता से व्यवहारिकता चल रही, लेकिन जहां नैतिकता से व्यवहारिकता खराब हो रही वहां व्यवहारिकता को महत्व देना चाहिए। अर्थात राज्य का स्थायित्व, राज्य की शांति सुरक्षा अनिवार्य है, न कि अच्छा बुरा, उचित अनुचित, पाप पुण्य, इस बात पे चलना चाहिए। इसीलिए कौटिल्य साम दाम दंड भेद की बात करता है, इसीलिए मैकियावेली अपने शासक को कुछ भी करने की बात करता है और पाप पूर्ण, धर्म धर्म, नैतिकता अनैतिकता के चक्कर में न पड़ने की बात करता है। राज्य के लिए साधन महत्वपूर्ण है, वो चाहे जो भी राज्य की रक्षा के लिए जो भी किया जाए वो महत्वपूर्ण है। एथिक्स की बात करें तो ये भी नैतिक सापेक्ष नैतिकता की बात करता है और परिणामवाद
की जो नैतिकता है, उपयोगितावाद की जो नैतिकता है, उससे हम यहाँ पे जोड़कर देख सकते हैं। तो ये टॉपिक था मैकियावेली के संबंध में, जो हम देख पा रहे थे कि कौटिल्य अगर हम पढ़ते हैं तो किन किन विचारों को पढ़ेंगे, उन विचारों का क्या हमारे फोर्थ पेपर एथिक्स में कोई उपयोग है, और जब हम फोर्थ पेपर में कौटिल्य पढ़ेंगे तब इन्हीं विचारों को हम नैतिकता के हिसाब से पढ़ेंगे। इन्हीं विचारों का आधार हम नैतिक नियमों के साथ जोड़कर देखते हैं। तो एक व्यवहारिक और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए कौटिल्य हमेशा सबसे महत्वपूर्ण विचारकों में माने जाते हैं, और समान रूप से ये केवल राजनीति विज्ञान में ही नहीं बल्कि ये हर विषय के व्यवहारिकता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं कौटिल्य। आप अर्थशास्त्र पढ़िए, कौटिल्य मिलेंगे। आप समाजशास्त्र पढ़िए, कौटिल्य मिलेंगे। आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़िए, कौटिल्य मिलेंगे। आप दर्शन शास्त्र पढ़िए, कौटिल्य मिलेंगे। आप PSIR पढ़िए, कौटिल्य पढ़ेंगे। आप एथिक्स पढ़िए, कौटिल्य मिलेंगे। तो कौटिल्य तो सब जगह है। एक जगह अगर PSIR में मजबूत से आप कौटिल्य को पढ़ लीजिए, बाकी विषयों में जहाँ जहाँ उपयोग है आप करते रहिए। तो वो जो अंतरा अनुशासनात्मक जो अप्रोच है वो अपने आप ये उजागर कर देता है, अपने आप आपके भीतर डाल देता है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, है ना। और आलोचनात्मक दृष्टिकोण, अब भाई ये कौटिल्य को पढ़ रहे हैं तो हम कह रहे हैं कौटिल्य ठीक है, आगे गांधी को पढ़ेंगे तो हम कहेंगे गांधी ठीक है, कौटिल्य खराब है। तो अपने आप ही हमें हर विचारक से शिफ्ट होते समय पुराने वाले विचारकों के विचारों को अधोयम दर्जे का बताना होता है। तो आलोचनात्मक जो दृष्टिकोण जो UPSC मांगती है इस विषय के प्रकृति में है, नेचर में है, इसलिए PSIR ऑप्शनल को आप अपने पसंदीदा ऑप्शनल में चुन सकते हैं। तो चुनिए, देर क्यों कर रहे हैं, है ना। देखिए, प्रजा के सुख में राजा का सुख है, प्रजा का हित ही राजा का सुख है, दंड से धर्म की रक्षा होती है, खजाना दंड का मूल है ना। तो इस तरीके के विचार हैं, और ऐसे कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है। तो चलिए, ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, साथ ही साथ अपने दोस्तों मित्रों तक ये पहुंचा सकते हैं। ऑप्शनल विषय लेने में अगर कठिनाई हो रही है तो इन कक्षाओं को 1-2 वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करूँगा आप PSIR ऑप्शनल विषय के साथ आगे बढ़ेंगे, और मैं आपके इस जो जर्नी है उसमें बहुत हद तक आपके लिए मैं सहयोगी हो पाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।